Hello students, now today we start the new chapter in electrodynamics, that is Kirchhoff's laws and measuring instruments. In this chapter, first we discuss about the Kirchhoff's law, that is also called as Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. And then after we studied about the different measuring instruments like Wheatstone bridge, like meter bridge, like potentiometer. So in this chapter we will study about these devices. तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक की, जिसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर किरचॉफ्स लॉज. सो किरचॉफ्स लॉज क्या होते हैं और कैसे इंट्रोड्यूस होंगे. तो बेटा किरचॉफ ने क्या किया था यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एनालिसिस करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एनालिसिस करने के लिए किरचॉफ ने अपने दो लॉज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया था. सो यहाँ पर कौन कौन से किरचॉफ्स के लॉज हैं. सो फर्स्ट वन था बेटा हमारा यहाँ पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग यहाँ पर KCL, या फिर अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके बोले तो किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं. सो क्या है किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या एक्सप्लेन किया गया है, क्या चीज यहाँ पर इलैबोरेट की गई है. तो बेटा बोला गया है इसमें, in an electrical circuit at a node को हम लोग यहाँ पर जंक्शन भी बोल देते हैं. बेसिकली ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस आपस में मीट करती हैं, रुकती हैं, कनेक्ट होती हैं. इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एट अ नोड और जंक्शन, the algebraic sum of all the currents must be zero. तो किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ में किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एट अ नोड या फिर जंक्शन जो अलजेब्रिक सम आता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो ऑलवेज जीरो आता है, ये बताया गया है. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो अगर मैंने कहा कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में नंबर ऑफ ब्रांचेस अपने आसपास से आने वाली ब्रांचेस आपको जिस तरीके से मीट कर रही थी, ये कुछ डिफरेंट ब्रांचेस जो आ रही थी वो किसी नोड पर, इस नोड पर आकर यहाँ पर मिल रही थी. मैंने कहा यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस से करंट आ रही थी, किसी ब्रांच से करंट जा रही थी, कुछ इस तरीके से. मैंने कहा फॉर एग्जांपल इस ब्रांच में करंट आ रही थी I1, इधर आ रही थी बेटा मैंने कहा I2. मैंने कहा इस ब्रांच में करंट जा रही थी फॉर एग्जांपल I3, इधर से आ रही थी बेटा I4. मैंने कहा इधर जा रही थी फॉर एग्जांपल I5, इधर जा रही थी, मैंने कहा इधर हो गया I6, मैंने कहा इधर से कुछ आ रही थी I7. तो मैंने कहा ये कुछ इस तरीके का मैंने इंटरप्रिटेशन ले लिया, मैंने कुछ सिलेक्ट कर लिया कि मैंने कहा डिफरेंट ब्रांचेस में कुछ इस तरीके से करंट आ रही थी. अब कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट लेंगे तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें डिफरेंट ब्रांचेस में करंट आती और जाती हुई नजर आएंगी. तो यहाँ पर हमें रैंडमली एक नोड कंसीडर कर लिया जो कई सारी ब्रांचेस को आपस में कलेक्ट कर रहा था, जिसमें कुछ ब्रांचेस में करंट मैंने कहा लेट कर ली आ रही थी और कुछ भी जा रही थी. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया, इसके बारे में लोग बात करेंगे. तो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ के बेसिस में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था कि इस नोड पर जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स है वो क्या होगा, जीरो. दैट मीन्स वी कैन से दैट द समेशन ओवर आई फॉर ऑल द करंट मस्ट बी जीरो. तो टोटल करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो आना है. अब जरा देखिएगा यहाँ पर जो नोटेशन लेंगे हम करंट की, वो दो तरीके से लेंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे दो नेचर शो हो रहे हैं. कहीं पर करंट आ रही है और कहीं पर करंट जा रही है. दैट मीन्स यहाँ पे दो नोटेशन आ गए, एक आने का और दूसरा जाने का. तो इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे. तो बेटा आने वाली करंट को हमने यहाँ पे टेकन एज पॉजिटिव और जाने वाली करंट को हमने ले लिया टेकन एज नेगेटिव. तो यहाँ पर देखिए बेटा इन दिस नोड I1, I2, I4, I7 ये करंट आ रही थी एंड I3, I5, I6 ये करंट जा रही थी. तो कैसे लेंगे बेटा, हमने कहा नोटेशन में नोट करके बेटा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं. क्या कंसिडरेशन लिया हम लोगों ने, all the
इनकमिंग करेंट्स, बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये नोटेशंस बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो इनको हम पहले से ही ध्यान देकर चल रहे हैं। ऑल द इनकमिंग करेंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करेंट्स आर टेकन एज नेगेटिव, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैंने आने वाली सारी करंट्स को पॉजिटिव ले रखा है और जाने वाली सारी करंट्स को नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रखा है, देन व्हाट विल हैपन, I1 should be taken as positive, I2 should be taken as positive. So कुछ इस तरीके से आ जाएगा I1 प्लस I2, I3 हो जाएगा माइनस क्योंकि ये जा रही है, प्लस I4 माइनस I5 माइनस I6 प्लस I7 एंड इन सब का एल्जेब्रिक सम मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा हमें क्या मिल गया, देखिए निगेटिव साइन वाली जितनी भी करंट्स है अगर हम उसको इक्वलिटी के अनदर साइड भेज दें तो ये कुछ चीज़ हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I7 मस्ट बी इक्वल टू I3 प्लस I5 प्लस I6। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी थी आने वाली करंट्स जो इस नोड पर आ रही थी किसी भी ब्रांच से, और ये इक्वलिटी के अनदर साइड हो गया ये टोटल जाने वाली करंट, और इनके बीच में क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ रहा है। दैट मींस कि किरचॉफ्स करंट लॉ हमें ये बता रहा है कि किसी भी नोड पर कोई भी करंट होल्ड नहीं होती, रुकती नहीं है, वो जितनी भी करंट आएगी एज इट इज उतनी ही करंट जाएगी। दैट मींस एट एनी नोड by the Kirchhoff's first law, at any node in any electrical circuit, the total incoming current must be equal to total outgoing current. So यहाँ से हम रिजल्ट बता सकते हैं कि यहाँ से क्या रिजल्ट मिल गया, यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया I incoming must be equal to I outgoing। तो ये था बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का रिजल्ट कि इनकमिंग करंट किसी भी नोड पर आउटगोइंग करंट के जस्ट इक्वल होती है। इसको हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ करंट भी बोल देते हैं, बिकॉज ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ करंट के बारे में भी बात कर रही है। बिकॉज ऑफ करंट यहाँ पर कहीं भी वेस्ट नहीं हो रही, कहीं पर भी लॉस नहीं हो रही, वो जैसी आ रही है एज इट इज वैसी जा रही है। सो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ करंट भी बोल देते हैं, एज वेल एज क्योंकि यहाँ पर नोड एज वेल एज जंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जंक्शन क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं रेलवे जंक्शन की बात करूं तो रेलवे जंक्शन मतलब क्या होता है कि ऐसा जंक्शन है, ऐसा सेंट्रल जंक्शन जहां पर रेलवे के कोचेस आ रहे हैं और रेलवे जा रहे हैं, मतलब रेल्स की बोगीज आ रही हैं और जा रही हैं, वो सेंट्रल जंक्शन पर रुक नहीं रही हैं, होल्ड नहीं हो रही हैं, यहाँ पर रखी नहीं जा रही क्योंकि हमारे पास ट्रैक्स वही हैं, तो उन्हीं ट्रैक से थ्रू वो आ रही हैं और जा रही हैं। बिल्कुल वैसे ही इसको भी हम जंक्शन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट आकर रुकेगी नहीं, वो आएगी और जाएगी, जिसकी वजह से इस फर्स्ट लॉ को, किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर जंक्शन रूल एज वेल एज क्या फॉलो कर रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ करंट फॉलो कर रहा है। तो ये था हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। अब हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स के सेकंड लॉ के बारे में। किरचॉफ फर्स्ट लॉ डील करता है बेटा हमारी करंट से और किरचॉफ सेकंड लॉ डील करता है बेटा वोल्टेज से। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ सेकंड लॉ की। किरचॉफ सेकंड लॉ can further called as KVL, that means Kirchhoff's voltage law, क्योंकि ये वोल्टेज से डील करता है। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात कैसे करेंगे, देखिए जब करंट की बात करी थी तो हमने एक नोड लिया था, हमने एक जंक्शन लिया था जिसमें हमने आने वाली करंट और जाने वाली करंट की एनालिसिस करी थी। बट जब वोल्टेज की बात होती है तो वहां पर हम बात करते हैं करंट एंड रेजिस्टिव एलिमेंट की या करंट एंड इंपीडेंस एलिमेंट की, सोर्स वोल्टेज की, सोर्स ईएमएफ की, इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह की।
सो अब हमें यहाँ पे जब वोल्टेजेस को डील करना होगा तो हम जंक्शन ना लेकर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्लोज्ड लूप लेंगे, एक क्लोज सर्किट का लूप लेंगे, एक कंप्लीट पाथ लेंगे जो जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर खत्म हो रहा है। तो उसके लिए हम बात करेंगे, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकेंड लॉ in an electrical circuit inside a closed electrical loop। देखिए closed लेना बहुत जरूरी है। in a closed electrical loop the algebraic sum of all the voltage drops and EMFs the algebraic sum of all the voltage drops and EMFs will become 0। यहाँ पर algebraic sum of voltage drops and EMFs क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दैट मींस अगर हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक लूप कंसीडर कर लें, फॉर एग्जांपल कोई भी हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लिया लाइक दिस कि यहाँ पर हमने एक ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये एक सेल ले लिया, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये एक सेल ले लिया, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये एक सेल ले लिया, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया। कुछ इस तरीके का सर्किट हमने ले लिया, और भी सर्किट होगा इसका, बट ये केवल एक सिंगल लूप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो मैंने कह दिया यहाँ पर इसको, मैंने इस सेल का EMF E1 कह दिया, इस सेल का EMF E2 कह दिया, इसका E3 कह दिया। मैंने कहा ये रेजिस्टेंस मैंने R1 ले लिया, ये R2 ले लिया, इसको मैंने R3 ले लिया और इसको मैंने R4 ले लिया। तो मैंने कहा कुछ इस तरीके का मैंने एक इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड लूप ले लिया ना। आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे 3 सेल ले रखे हमने इस इलेक्ट्रिकल लूप के अंदर। लूप क्यों बोल रहे हैं बेटा कि ये क्लोज्ड है, तो 3 सेल ले रखे, मतलब 3 सेल के एलिमेंट हो गए और 4 हो गए रेजिस्टिव एलिमेंट R1, R2, R3 एंड R4। नाउ अब बेटा जब हमारे पास सेल है और साथ साथ में यहाँ पे इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस बात एक होती है बेटा जिसमें करंट का ड्रॉप हो सके, जहाँ पे करंट कुछ वोल्टेज का ड्रॉप कर सके, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर सके, उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, जो करंट को अपोज करता है फ्लो करने में। तो यहाँ पे रेजिस्टिव इम्पीडेंस है। तो अगर बात करें यहाँ पे R1, R2, R3, R4 ये हमारे इम्पीडेंस पाथ हो गए, मतलब हमारे रेजिस्टिव पाथ हो गए जो करंट को अपोज करते हैं। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, बाय द ओम्स लॉ, बाय द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब I इंटू R करके हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालते हैं। बाकी सेल के अक्रॉस जो EMF है बेटा यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो बेटा अगर बात करें सबसे पहला काम, अगर यहाँ पर KVL में जो स्टेटमेंट दिया गया है तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, उसके हिसाब से बोला गया है कि समेशन ओवर V must be equal to 0। that means algebraic sum of all the potential must be equal to 0। all the potential मतलब क्या हो गया, all the potential मतलब हो गया कि सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप्स एज वेल एज EMFs, इन सब का सम अप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि जब बात करते हैं क्लोज लूप की तो क्लोज लूप में बेटा अगर हम जहां से शुरू हुए हैं वापस घूमकर वही आ जाएंगे। दैट मींस हमारा इनिशियल पोटेंशियल का पॉइंट एंड फाइनल पोटेंशियल का पॉइंट सेम हो गया। तो अगर हम सेम पोटेंशियल को बार बार आपस में डिफरेंस करेंगे तो उसका डिफरेंस ऑलवेज 0 ही आएगा। अब वो कैसे आएगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम, जब भी हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस टर्मिनल शो करते हैं कि कौन पॉजिटिव टर्मिनल है कौन नेगेटिव। तो बेटा सेल के केस में हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ऑल द स्मॉलर टर्मिनल्स आर नेगेटिव टर्मिनल्स एंड द लार्ज वन आर टेकन एज पॉजिटिव टर्मिनल। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि सेल के केस में कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है। दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर हम रेजिस्टिव एलिमेंट्स के अक्रॉस। तो बेटा रेजिस्टिव एलिमेंट्स के अक्रॉस हम टर्मिनल को पॉजिटिव या नेगेटिव तब तक नहीं शो कर सकते जब तक हम यहाँ पे करंट नहीं शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 सेल है, E1 है, E2 है, E3 है। अब बेटा अगर यहाँ पे हमें करंट इंट्रोड्यूस करनी तो सबसे पहले हम करंट को लेट करेंगे। तो
तो यहाँ पर हम करंट किसी भी सेल से लेट कर सकते हैं, E1 से E2 से E3 जिससे भी आप लेट करना चाहें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने गलत डायरेक्शन लेट कर ली है तो इसका रिजल्ट में बस इतना सा फर्क आता है कि आपकी वैल्यू ऑफ करंट नेगेटिव साइन के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि कैलकुलेशन में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है। नेगेटिव साइन बस ये शो करेगा कि द करंट is in the direction opposite to the direction you let, that means जिस डायरेक्शन में आपने उसको लेट किया है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, इसके अलावा उसका कोई भी कैलकुलेशन गलत नहीं होता। तो आप किसी भी सेल के थ्रू यहाँ पे करंट को ड्रॉ करते हुए दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर E1 से ही करंट फ्लो करा दी, मैंने कहा E1 से करंट फ्लो करा दी I। अब ये I करंट पहले इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर से होते हुए इधर जाएगी, फिर इधर से होते हुए इधर आएगी और फिर वापस जहां से आएगी उधर लौट जाएगी। तो करंट क्योंकि कंजर्व क्वांटिटी है, दैट मींस जितनी करंट आ रही है उतनी करंट वापस आनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, किसी बल्कि सर्किट में आपने ऐसा किया और ऐसा नहीं हुआ, दैट मींस आपने कहीं ना कहीं करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर सिंगल लूप ले रखा है तो करंट में कोई भी मिस्टेक होना पॉसिबल ही नहीं है। जो भी करंट आपने दी वही एज इट इज फ्लो करके वापस आ जाएगी। अब जरा देखिएगा, जब आपने करंट को यहाँ पे लेट कर लिया तब अब आप इस रजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस भी टर्मिनल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो बेटा इसका लॉजिक ये है कि हम और आप ये अच्छे से जानते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट मींस जो डायरेक्शन आप करंट आपने लेट करी है वो सही हो या गलत तो डजंट मैटर, बट उसके बेसिस पे हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि किसी भी रजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस किधर पॉजिटिव या किधर निगेटिव होगा, वो भी आप लेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर अपोजिट हो जाएगी तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, दैट मींस जो आपने लेट किया उसका अपोजिट आप कर देंगे। बट फिलहाल अभी आप वो रिस्पॉन्स देंगे जो आपने लेट किया है, और जो आपने लेट किया है उसके बेसिस में क्या होगा कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बात करें हम R1 की, तो करंट देखिए R1 की इस एंड से इस एंड में जा रहा है। तो अगर इस एंड से जा रहा है तो ये क्या होगा एट हायर पोटेंशियल, और इधर जा रहा है दैट मींस ये होगा लोअर पोटेंशियल। फिर करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस तरीके से बेटा हमने सारे के सारे टर्मिनल्स रिप्रेजेंट कर दिए कि कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव। अब इसके बाद किसी लूप में चलने के दो ही तरीके होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास लूप होता है दैट मींस क्लोज पाथ होता है तो चलने के दो ही तरीके होते हैं, जस्ट लाइक वॉच। वॉच में हमारे पास एक क्लोज पाथ होता है, दैट मींस या तो उसमें क्लॉकवाइज चल सकते हैं या हम एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, इसके अलावा कोई भी और पॉसिबल वे नहीं होता। तो लूप की बात करें तो ये भी एक क्लोज पाथ है, जिसकी वजह से इसमें भी चलने के मेरे पास दो ही तरीके हैं, या तो हम क्लॉकवाइज चल सकते हैं या हम एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, इसके अलावा कोई और थर्ड वे पॉसिबल नहीं है। आप दोनों में से कोई भी एक पाथ फॉलो कर सकते हैं। आप क्लॉकवाइज करना चाहें क्लॉकवाइज कर सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज करना चाहें आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, दोनों से ही रिजल्ट सेम आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। मगर एक टाइम पे किसी एक लूप में आप एक ही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर बात कर ली क्लॉकवाइज की, मैंने कहा भाई क्लॉकवाइज चलने वाला हूँ, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, इन दोनों ही तरीके से चलने पर हमें यहाँ पर नोटेशंस कंसीडर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दो तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। जब आप इन एलिमेंट्स के थ्रू गुजरेंगे, निकलेंगे, इनसे पास होंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते वक्त, तो देखिए सम टाइम आप एलिमेंट में एंटर करते हो तो उसके पॉजिटिव में एंटर कर रहे होंगे, सम टाइम किसी एलिमेंट में एंटर करते हो तो उसके नेगेटिव में एंटर कर रहे होंगे। दैट मींस यहाँ पर भी हमें दो नोटेशन कंसीडर करने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी हमारे लिए, बिकॉज ऑफ जब आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होंगे तो कुछ एलिमेंट्स में आप नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे होंगे, कुछ एलिमेंट्स में आप पॉजिटिव में एंटर कर रहे होंगे। दैट मींस आपके पास दो नेचर आ गया, एक बार आप नेगेटिव में और एक बार आप पॉजिटिव में एंटर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे नेचर दो आ गए हैं तो उनके नोटेशन भी आपको दो तरीके से रिप्रेजेंट करने होंगे। दैट मींस कब आप पोटेंशियल उसके अक्रॉस पॉजिटिव और कब आप पोटेंशियल उसके थ्रू नेगेटिव शो करेंगे, इसके लिए आपको नोटेशन यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा आपको एक नोटेशन में यहाँ पे कंसीडरेशन लेना पड़ेगा कि व्हेन वी एंटर, नोटेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर आप ये दो रूल्स अच्छे से फॉलो करेंगे बेटा तो आपको किरचॉफ का एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सारे के सारे क्वेश्चन किरचॉफ के सबसे आसान, सबसे इजी होते हैं। तो बात करें नोटेशन के लिए बेटा तो क्या हो जाएगा, व्हेन वी एंटर एट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एनी एलिमेंट, the potential taken as positive,
मतलब किसी भी एलिमेंट के नेगेटिव में अगर आप एंटर कर रहे हैं दैट मींस आप उसमें करंट के फ्लो को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप वहां पे पोटेंशियल को गेन शो करते हो और पोटेंशियल पॉजिटिव लेते हो, द पोटेंशियल टेकन एज पॉजिटिव। एंड व्हेन वी एंटर एट द पॉजिटिव टर्मिनल, जब भी आप किसी भी एलिमेंट के पॉजिटिव में एंटर करते हैं दैट मींस आप उसके थ्रू फ्लो करने वाली करंट का अपोज कर रहे हैं, दैट मींस वहां पे आप वोल्टेज का ड्रॉप इंडिकेट कर रहे हैं। अगर वोल्टेज का ड्रॉप इंडिकेट करते हैं तो वहां पे वोल्टेज को नेगेटिव शो करते हैं। व्हेन वी एंटर एट द पॉजिटिव टर्मिनल देन पोटेंशियल टेकन एज नेगेटिव। बस ये नोटेशन आपको ध्यान रखने हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि इक्वेशन बनाना सिखा सकें आपको। तो अगर बात करें हम इस लूप की, तो इस लूप के थ्रू जरा देखिएगा, हमने कहा हम क्लॉकवाइज चलते वक्त नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने फेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। वी हैव टोटल 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस क्लोज लूप। तो मैंने कहा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ E1 से, किसी भी एक एलिमेंट से चलना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्लॉकवाइज चलते वक्त हम E1 के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं, और जैसा कि हमने यहाँ पर क्या देखा था कि नेगेटिव टर्मिनल में अगर हम एंटर करते हैं तो पोटेंशियल टेकन एज पॉजिटिव। तो अगर E1 के नेगेटिव में हम एंटर करेंगे तो इसका पोटेंशियल दैट इज E1 मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव। तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, प्लस का E1 हो गया। जब हम आगे जाएंगे बेटा तो हम देखिए R1 के पॉजिटिव में एंटर करेंगे, और R1 के पॉजिटिव में अगर एंटर करेंगे तो पोटेंशियल मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पे R1 के क्रॉस पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव होने वाला है, और R1 के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी है बेटा I, और पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना है R1, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा I into R1। तो ये I into R1 बेटा ने नेगेटिव ले लिया। हम आगे गए बेटा, हम फिर से पॉजिटिव में एंटर कर रहे हैं, दैट मींस वैल्यू टेकन एज नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस का I into R2। अब नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं सेल के, तो बेटा हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा प्लस का E2। फिर इधर गए बेटा पॉजिटिव एंटर कर रहे हैं, वैल्यू टेकन एज नेगेटिव, तो हो जाएगा बेटा माइनस का IR4। फिर इधर गए बेटा पॉजिटिव एंटर कर रहे हैं, वैल्यू टेकन एज नेगेटिव, माइनस का IR3। फिर इसके बाद बेटा नेगेटिव एंटर कर रहे हैं, वैल्यू टेकन एज पॉजिटिव, हो गया प्लस का E3, और वापस हम वहीं पर आ गए। दैट मींस अगर जहां से शुरू किया था, हमने E1 के नेगेटिव टर्मिनल से शुरू किया था, वापस वहीं पर आ गए। दैट मींस पोटेंशियल का टोटल डिफरेंस क्या आ गया, 0, क्योंकि जहां से शुरू किया था अगर वहीं पर खत्म करेंगे तो पोटेंशियल तो दोनों के सेम हो जाएंगे, उनका डिफरेंस मस्ट बी 0 हो जाएगा। दैट मींस होल इक्वेशन विल बिकम 0। सो यहां से क्या आ गया, E1 plus E2 plus E3, E1 plus E2 plus E3 must be equal to IR1 plus IR2 plus IR3 plus IR4। सो यहां से बेटा हमें एक चीज दिख रही है, जरूरी नहीं है कि सेल की पोलैरिटी बिल्कुल ऐसी ही हो कि सारे ऐड हो जाएं, या सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल का मतलब क्या हो जाएगा, ओवरऑल का मतलब भी हो जाएगा द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMFs। यहां से भी क्या सिग्निफिकेंस मिल रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहां से ये रिजल्ट मिल रहा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of all the EMFs must be equal to। algebraic sum का मतलब क्या, अगर पोलैरिटी अपोजिट होगी तो ये इनमें से कोई माइनस भी हो सकता है, पर टोटल जो EMF आएगा वो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से आ जाएगा द algebraic sum of all the EMFs must be equal to all the potential drop inside the same loop। अब देखो इसको पढ़ते वक्त थोड़ा आध्यात्मिकता वाली चीजें आने लगी है, तो बिल्कुल वैसे ही बता रहा है कि बेटा इस संसार में तुम आए थे, क्या लेकर आए थे, इस संसार से तुम गए थे, क्या लेकर गए थे, मतलब क्या लेकर जाओगे, सॉरी ठीक है बेटा तुम तभी हो। तो बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल वही चीज है कि मतलब इस लूप में क्या तुमने सोर्स दिया था, और इस लूप में क्या तुमने एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया, मतलब जो भी तुमने लिया इस लूप के अंदर उसी सोर्स से लिया, और जो भी तुमने ड्रॉप किया इस लूप के अंदर उन्हीं सोर्स के थ्रू ड्रॉप किया। दैट मीन तुम शून्य थे और तुम शून्य ही रह गए, मतलब जैसे थे वैसे ही रह गए। देखिए कहाँ तक साइंस में फिजिक्स आपको फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ती है, क्योंकि यही चीज है जो आपको सच्चाई की राह से जोड़े रखती है। क्या है ये चीज,
किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बता रहा है कि आप क्या लेकर आए थे और क्या लेकर गए। दैट मींस आप कुछ लेकर नहीं आए तब कुछ लेकर नहीं गए, जो लिया यहीं से लिया, मतलब जो सोर्स थे वो उस लूप के अंदर ही थे, और जो दिया मतलब जो ड्रॉ किया वो भी उसी लूप के अंदर किया। दैट मींस जो भी आपने लॉस किया वो भी वही किया। दैट मींस किसी भी लूप के अंदर जो टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल आता है वो ऑलवेज जीरो आता है। दैट मींस इस सर्किट के अंदर जो भी पोटेंशियल आपने कंसीडर किया जीरो, वो जीरो ही रह जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि इस धारा के इस धारा में ही धारा रह जाएगा। दैट मींस इस लूप के अंदर पोटेंशियल ऑलवेज जीरो ही नजर आएगा, क्योंकि जितना भी सोर्स उसको पोटेंशियल देगा उतना ही उस एलिमेंट मतलब उस लूप के अंदर लाई करने वाले एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, कुछ भी पोटेंशियल रह नहीं जाएगा। ये था आपका किरचॉफ सेकंड लॉ। तो ये थे बेटा आपके किरचॉफ के लॉस, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड एज वेल एज किरचॉफ सेकंड लॉ। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किरचॉफ लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आप ये अच्छे से क्लियरली समझ सके कि किरचॉफ लॉ किसी न्यूमेरिकल में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू क्लास।